Hello everyone, my name is Zishan. Today we are going to understand section 9 of the Code of Civil Procedure Code 1908 जिसकी हेडिंग है कोर्ट टू ट्राई सिविल सूट अनलेस बार्ड, यानी कि कोर्ट मीन्स सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट हर उस केस को एंटरटेन कर सकता है जो सिविल नेचर का है, बस बार्ड नहीं है। केस हमेशा दो तरीके के होते हैं, या तो वो सिविल नेचर के होते हैं या क्रिमिनल नेचर के होते हैं। सेक्शन 9 की डेफिनेशन कहती है द कोर्ट शैल हैव jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। मतलब कोर्ट के पास jurisdiction है कि वो ट्राई करे हर उस सूट को जो सिविल नेचर का है, सिर्फ उन केसेस को छोड़ के उन केसेस पे कॉग्निजेंस ना ले जो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली मना किए गए हैं सिविल कोर्ट को ट्राई करने के लिए। जुरिस्डिक्शन, सिविल नेचर, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है सेक्शन 9 को और पूरी सीपीसी को समझने के लिए। स्टार्ट करते हैं जुरिस्डिक्शन से। क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज जुरिस्डिक्शन? जुरिस्डिक्शन मीन्स पावर ऑफ कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस एंड टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ एक्शन और डिसाइड अ केस और इशू अ डिक्री। द पावर ऑफ कोर्ट टू सेटल द मैटर, यानी कि कोर्ट की जुडिशियल पावर, एक कोर्ट का दायरा या कोर्ट की लिमिट, यानी कि कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन के अंडर रहकर ही किसी केस को डिसाइड करने, उस पर डिक्री इशू करने या कॉग्निजेंस लेने के लिए सक्षम होता है। यानी कि हर कोर्ट के पास एक जुरिस्डिक्शन होती है कि वो किसी केस को ट्राई करने से पहले कोर्ट ये देखती है कि वो केस उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ रहा है या नहीं। जुरिस्डिक्शन 4 काइंड्स की होती है। पहली जुरिस्डिक्शन होती है सब्जेक्ट मैटर, यानी कि कोर्ट सबसे पहले ये देखती है कि वो सब्जेक्ट मैटर सिविल नेचर का है या क्रिमिनल नेचर का। अगर सिविल नेचर का होगा तो ही उसे सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लाया जाएगा और सिविल कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेगी और अगर क्रिमिनल नेचर का होगा तो वो क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जाएगा। सेकंड जुरिस्डिक्शन होती है लोकल या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट बनाई गई हैं और हर कोर्ट के एरिया डिसाइड किए गए हैं, यानी कि जिस कोर्ट के अंडर में जितना एरिया होगा वो कोर्ट बस उतनी ही टेरिटरी के अंदर आए हुए केसेस को एंटरटेन करेगी, सुनेगी। थर्ड जुरिस्डिक्शन होती है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पिक्यूनरी मीन्स मनी रिलेटेड केसेस। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए एक वैल्यू डिसाइड की गई है कि आप सिर्फ इतने अमाउंट तक की वैल्यू के ही केसेस को एंटरटेन करेंगे, और अगर वो अमाउंट या वो लिमिट एक्सीड करती है तो उस केस को, उस सूट को उस स्टेट का हाई कोर्ट एंटरटेन करता है। अब फोर्थ वन है ओरिजिनल और एपिलेट जुरिस्डिक्शन, यानी कि कोई भी केस उस केस की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगी वो सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आएगी, और हमने जो थर्ड में देखा पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, अगर वो अमाउंट एक्सीड करता है उस कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में आएगा। बेसिकली तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होती है, लेकिन अगर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एक्सीड करती है तो हमारा हाई कोर्ट, जो कि एक एपिलेट कोर्ट माना जाता है, वो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आ जाता है। तो कोर्ट सबसे पहले अपने देखेगी कि सब्जेक्ट मैटर सिविल नेचर का है या नहीं, फिर देखेगी कि वो मेरी लोकल लिमिट के अंदर, लोकल टेरिटरी के अंदर आ रहा है या नहीं, फिर देखेगी कि वो मेरे पास जो उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, यानी कि अमाउंट जो एक डिसाइड किया गया है कि मैं सिर्फ इतने ही अमाउंट के केसेस को सुन सकती हूँ, अगर वो अमाउंट उससे एक्सीड कर रहा है तो वो उसको नहीं सुनेगी, और अगर वो एक्सीड नहीं कर रहा तो फिर वो यानी कि उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, वो उसको सुन सकती है, उसे ट्राई कर सकती है। और फोर्थ,
कि वो पहले ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर आएगा, फिर अपीलेज जुरिसडिक्शन के अंदर जाएगा। अगर हम इसको देखें समझें तो बस ये कहता है कि कोर्ट अपनी जुरिसडिक्शन के तराजू पे सूट को तोलती है, और जब सूट उस तराजू पे खरा उतरता है तभी कोर्ट उस सूट को सुनती है, एंटरटेन करती है, सेटल करती है, डिसाइड करती है। ये तो हमने समझा जुरिसडिक्शन। अब देखते हैं क्या होता है सिविल नेचर। सिविल वर्ड सीपीसी के अंदर कहीं डिफाइन नहीं किया। हम सूट के सब्जेक्ट मैटर से डिसाइड करते हैं कि वो सिविल नेचर का है या नहीं। सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और 2 कहता है, क्या कहता है, एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज में पढ़ते हैं फिर समझते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू एन ऑफेंस is contested in a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of question as to religious right or ceremonies. Explanation number 2 कहता है, for the purpose of this section it is immaterial whether or not any fees are attached to the office referred to in explanation number 1 or whether or not such office is attached to a particular place। यानी कि एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहता है कि जिस भी सूट का प्रिंसिपल क्वेश्चन राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू एन ऑफिस होगा तो वो सूट सिविल नेचर का ही माना जाएगा। नॉट विद स्टैंडिंग, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रॉपर्टी या वो ऑफिस किसी रिलीजियस राइट्स या सेरेमनी से बिलोंग करता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है कि जिस प्रॉपर्टी या ऑफिस के बारे में एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में बताया गया है उसके साथ कोई रिलीजियस फीस भी क्यों ना अटैच्ड हो, फिर भी अगर प्रिंसिपल क्वेश्चन राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस होगा तो वो सिविल नेचर का ही माना जाएगा। वैसे जहां प्रिंसिपल क्वेश्चन प्योरली बेस्ड होता है, रिलीजियस या कास्ट से रिलेटेड होता है, वो सूट या केस सिविल नेचर का नहीं माना जाता। चलिए देखते हैं अब कौन कौन से सूट हैं जो सिविल नेचर के होते हैं। मैट्रिमोनियल इश्यूज जैसे डाइवोर्स, मेंटेनेंस एक्सेट्रा, कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांजैक्शंस, स्पेसिफिक रिलीफ, सिविल रॉन्ग, राइट टू वर्शिप, राइट टू प्रोसेशन, right to account, suit relating to partnership, suit relating to property, ये सब हमारे सिविल नेचर के होते हैं। अब देखते हैं कौन से सूट हैं जो हमारे सिविल नेचर के नहीं होते। सूट प्योरली रिलेटिंग टू कास्ट, ये हमारा जो सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और 2 है वो इसीलिए समझाए गए ताकि ये समझ में आए कि जो सूट प्योरली रिलेटिंग टू कास्ट होते हैं वो सिविल नेचर के नहीं होते। और कौन कौन से सूट हैं जो सिविल नेचर के नहीं होते। सूट रिलेटिंग टू इलेक्शन, रिलेटिंग टू पॉलिटिक्स, क्वेश्चन रिलेटिंग टू सूट बार्ड बाय लॉ लाइक लिमिटेशन, सूट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, सूट्स फॉर अपहोल्डिंग मेयर डिग्निटी और ऑनर। अब समझते हैं एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड का क्या मतलब है। कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि सिविल नेचर के हैं लेकिन उन पर्टिकुलर केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स बना दी गई हैं, तो उन केसेस को सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा, उन केसेस को वो स्पेशल कोर्ट्स ट्राई करेंगे जो उनके जुरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो वो सिविल कोर्ट बार्ड है उन केसेस को सुनने के लिए जो सिविल नेचर के हैं। जैसे कि अगर कंज्यूमर का कोई केस है तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, उसको लेकर वो सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा क्योंकि सिविल कोर्ट बार्ड है उस केस को सुनने के लिए जो कंज्यूमर से रिलेटेड है, और कंज्यूमर से रिलेटेड केस सिविल नेचर का है फिर भी सिविल कोर्ट उस केस को नहीं सुनेगा। इलेक्ट्रिसिटी का केस होगा तो इलेक्ट्रिसिटी के कोर्ट में जाना है, कंपनी का केस होगा तो एनसीएलटी में जाना है, बैंक लोन रिकवरी का केस होगा तो डीआरटी में जाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे स्पेशल कोर्ट्स बना दिए गए हैं स्पेशल केसेस के लिए। तो यहाँ हमें पता चलता है कि किस तरीके से सिविल कोर्ट सिविल नेचर के केसेस को सुनने के लिए बार्ड है। अब हम देखें लिमिटेशन।
हर केस की एक लिमिटेशन होती है कि आप अगर इस केस को लेकर के आए हैं तो आप 3 साल के अंदर लेकर के आए, आप इस पर्टिकुलर केस को लेकर के आए हैं तो आप 10 साल में लेकर के आए तो ही केस आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपका लिमिटेशन एक टाइम पीरियड जो हर केस के लिए डिसाइडेड है अगर वो निकल जाता है तो आप उस केस को फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सिविल कोर्ट सिविल नेचर के केस को सुनने के लिए बार्ड है, क्योंकि उसका लिमिटेशन टाइम निकल चुका है, लिमिटेशन पीरियड निकल चुका है। तो हर वो केस जो सिविल नेचर का है और कोर्ट की जुरिडिक्शन में आता है उस कोर्ट ट्राई कर सकती है और उस पर कोग्निजेंस ले सकती है, बस वो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली तौर पर बार्ड ना हो। आई होप आप समझ गए होंगे सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग लेक्स जुडिशरी